वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर देता हूँ। पहले आप मेटल एंड नॉन मेटल का जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप जरूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि वो हेल्पफुल होगा आपको। उसमें बहुत सारी बेसिक चीज मिलेंगी। इस चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो तो बेसिक है ही, प्लस इसके साथ साथ जितने सारे स्ट्रक्चर जो आपको आगे भी काम आएगा तो उस सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल भी आप जरूर वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैंने, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो चीजें बताया है बस उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज आगे आपको फिर काम आने वाला है। इसके अंदर टॉपिक्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैंने एक तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें भी कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन दिया है। मैं फटाफट थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन बता देता हूँ। जैसे एटम्स का मीनिंग सिंपल ये है विच इज इनडिविजिबल। जैसे एटम्स का अगर डिवाइड करते हैं एटम तो ये होता है नॉन कटेबल या अनकटेबल, ठीक है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स होता है, तो ये जनरली डिसाइडेड है, इसमें कुछ बड़ा नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जब व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन विद अ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, तब वो आपका मॉलिक्यूल्स वहां बनता है। उसके आगे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उन सभी से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिला के आगे बोला गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में भी है पर आप ध्यान से इसको जरूर देख लेंगे। टोटल एटॉमिक नंबर जो 1 2 3 है ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जनरली मैंने आपको समझाया हुआ था, जब एटम्स के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वही होता है एटॉमिक नंबर का संख्या, मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो वो निकल जाता है एटॉमिक मास, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 1 to 20 तक आपको जरूर हर हाल में याद होना चाहिए, काम आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 to 20 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसको आप जरूर एक बार लिख के एक पूरे प्रोसेस में आप जब लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इसके बगल में सिंबल्स दिए हुए हैं। ये सिंबल, पहले जो सिंबल्स होते थे ना वो सिंबल इस ढंग से होता था कि जो जहां से कंट्री का ओरिजिन है वहां के नाम से दे दिया जाता था। लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री में आया क्या? आईयूपैक, इंडियन यूनिफाइड जो है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उसके अंदर से नाम जो है इनके अकॉर्डिंग होने लगा। और उस सिंबल जब भी हम देते हैं तो पहला लेटर हमेशा, जैसे हीलियम का HE है तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा आपका स्मॉल होगा। लिथियम का भी वैसे ही पहला लेटर कैपिटल, सभी में यही नियम लागू होगा, ठीक है। अब ये 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक याद होने के बाद एटॉमिक नंबर में इसका क्या याद होना चाहिए कि 1 एटॉमिक नंबर किसका है? तो हाइड्रोजन का। सिंबल हाइड्रोजन क्या है? तो H, इतना पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? तो यहाँ 16 है, तो 16 का सिंबल क्या है? S। अब एटॉमिक मास को याद रखने के लिए क्या करना है, देखिए एक टेक्निक बता रहे हैं फटाफट। एटॉमिक मास को याद रखने के लिए ज्यादा आपको एफर्ट नहीं करना है, सिंपल। जब इवन नंबर हो, जब एटॉमिक नंबर, जैसे मान लीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2 क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर हो तो उसको डायरेक्टली 2 into 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4, तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। और जब ऑड नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए लिथियम लेते हैं 3, तो 3 को देखिए इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 7, 3 into 2 + 1। ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूं ये ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन जरूर होगा, लेकिन कमोबेश सब कुछ यही होगा। मतलब क्या? इवन नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑड नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है, तो आपका एटॉमिक मास होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। एटॉमिक मास के लिए कोई अलग से एफर्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये प्लीज माइंड में रखना है आपको, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये जब आपका पूरा काम हो जाए 20 तक, कैल्शियम जैसे है, तो चूंकि आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक मास क्या है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी वैल्यू प्रिस्क्राइब है। एटॉमिक मास में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को करते हैं, ये अलग चैप्टर में भी डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन सिंपल भी समझ में रखिए ये एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट्स हो गए, इसके सिंबल्स हो गए और इसके एटॉमिक मास, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। अब बात करते हैं इसके अलावा, इसमें चैप्टर के अंदर 2 चीज है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि एंटन लेववाइजर द्वारा दिया गया है, एंटनी एल लेववाइजर। उन्होंने दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसके अंदर 2 चीज था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बोला जाता है कि मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैनॉट बी क्रिएटेड, ठीक है, एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है ना। उसके बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है कि जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर आप एक फॉर्म से किसी भी फॉर्म में ले जाते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मान लीजिए 1:8 का है, और कोई भी आप इसको किसी भी फॉर्म में ले जाते हो तो ये 1:8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों बस दिमाग में रखिए, क्योंकि ये डिफरेंस पूछ देता है
इसके अंदर है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है, उसने एटॉमिक थ्योरी जो है एटम पे दिए थे। तो एटम पे उन्होंने ये दिया था कि एटम्स आर टीनी पार्टिकल्स, काफी स्मॉल होते हैं। देन एटम्स के अंदर टीनी पार्टिकल्स के इट इज अनडिविजिबल, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये। उसके बाद उसी के बारे में जो वर्किंग पोस्टुलेट है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन की स्टोरी वो काफी इसलिए इनहैंसिंग है क्योंकि जॉन डाल्टन जो है एट द एज ऑफ 12 वो पढ़ाने स्टार्ट कर दिए थे। एंड देन आफ्टर एट द एज ऑफ 18 और 20 फिर उन्होंने रिसर्च और ये सब करना शुरू कर दिया था इन वेरी अर्ली एज, बिकॉज ही वाज अ वेरी, हिज बैकग्राउंड वाज वेरी पुअर फ्रॉम ना, मतलब वेवर उनके फैमिली होते थे। खैर, अब इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर ये एक बेसिक पोस्टुलेट्स है, ठीक है ना, जो एटम के ऊपर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट काम है वो यहाँ पे एक पूरा एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक पूरा याद होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसका बस यही आपको थीम याद रखना है, उससे ज्यादा आपको उसमें कुछ काम नहीं करना। देन अगर हम और आगे थोड़ा सा डिस्कस करें अगर, तो अब पार्ट पढ़ते हैं, जैसे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास मैंने टॉपिक के अंदर लिखा है, आयंस, ठीक है ना। तो आयंस का अगर हम पार्ट डिस्कस करें तो आयंस ऑलरेडी मैंने उसमें भी बताया हुआ, इस मैटर है। आयंस क्या होता है, मेटल या नॉन मेटल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर चार्ज होता है। तो मेटल या नॉन मेटल कॉम्बिनेशन जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए NaCl, और पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन। तो पॉजिटिव चार्ज जो है कटायन है और नेगेटिव चार्ज अनायन है। ये बस सिंपल आयंस के अंदर आपको दिमाग में रखना है। देन अब हम थोड़ा सा इसको डीपली अगर डिस्कस करें मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि इसके अंदर आपका मोल कॉन्सेप्ट जो कि एक नया है वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है वो देख लेते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे पार्ट, वही बस डेफिनेशंस और वो सारी चीजें, फॉर्मूला समझना है। जैसे केमिकल फॉर्मूला समझेंगे फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब केमिकल फॉर्मूला समझने के लिए आपको वैलेंसी समझना पड़ेगा। तो वैलेंसी मैंने क्या बोला, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंसी। बट उसमें भी जैसे मान लीजिए क्लोरीन मैंने लिया 287, वो ऑक्टेट रूल भी उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो हमने क्या लिखा 287। अब 287 लिखा तो हमें इसको एक चाहिए स्टेबल होने के लिए, राइट। अगर एक इसके पास मिल जाए तो ये आराम से क्या कर जाएगा, ऑक्टेट रूल फॉलो करो। ऑक्टेट मतलब क्या, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो इसलिए इसकी वैलेंसी सिर्फ ये नहीं बोलेंगे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उससे जिससे इसका ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट होता हो, फुलफिल होता हो। तो इसलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेगा। जैसे NaCl में अगर बात करें तो सोडियम पे प्लस क्यों होता है, Cl माइनस। ये मैंने ऑलरेडी मेटल या नॉन मेटल में भी बताया हुआ है। प्लस चार्ज कब होता है, जब हम किसी को देते हैं तब प्लस चार्ज, क्योंकि Cl में क्या है 287 और सोडियम पे 11 होता है 281। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर यूज कर देता है तो इसके पास 7 + 1 8 हो जाएगा। तो जो देने वाला महान, तो ये हो गया प्लस, और जो लिया कितना लिया 1, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो ये बेसिकली चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, वैलेंसी आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसी वैलेंसी से जो फॉर्मूला बनता है ये वैलेंसी से रिलेटेड ही बनता है फॉर्मूला कभी भी। अब कैसे बनता है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास हमने लिया NaCl, तो NaCl आखिर कैसे बना होगा, तो पहले क्या करना है, वैलेंसी फाइंड आउट करना है। सोडियम का क्या है 281, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1। क्लोरीन का फिर 287 हो तो इसको भी 1 चाहिए, इसकी वैलेंसी क्या हो 1। तो ऐसे क्रॉस कर लीजिए, तो ये बन गया क्या, इसके सामने को देखिए और इसके सामने को, तो Na1Cl1 नहीं, जब 1 1 रहेगा सीधा NaCl हो गया। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से और भी किसी का भी हम जिसका भी करना होगा उसके वैलेंसी सामने लिखेंगे, उसका वैलेंसी सामने लिखेंगे और इसको क्रॉस बन जाएंगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे क्रिएट हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान में रहे, इस फॉर्मूला में हमेशा मेटल पहले आएगा। और मेटल क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं मेटल के लिए। इसमें मैंने बोला था कि वैलेंसी 1 2 3 तक हो वो मेटल है, अगर 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल है। तो जब भी आप इसको कंबाइन करोगे तो आप कंफ्यूजन में रहोगे कि Cl को पहले क्यों नहीं लिख सकते। तो Cl को नहीं लिखना है पहले, क्योंकि पहले आपको मेटल को लिखना है फिर आपको नॉन मेटल को लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पे सोडियम चूंकि मेटल है इसलिए पहले लिखना है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आपको ऑलरेडी चीज क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, सिंपल केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको जो है ऑलरेडी हमेशा उसका सिर्फ वैलेंसी याद होना चाहिए। और दूसरा जब भी आप कंबाइन करें क्रॉस तो हमेशा याद रखें मेटल फर्स्ट आएगा। मेटल को और नॉन मेटल को डिफाइन करने के लिए या फिर इसको कैसे पहचानना है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेटल या नॉन मेटल का वीडियो जरूर देखें आप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब आते हैं एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक मास तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कैसे निकालना है, इवन नंबर हो तो 2 से मल्टीप्लाई,
और नंबर हो तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करके +1। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे आपसे मैं अगर बोलूं H2O, ठीक है, तो एटॉमिक मास O है सेपरेटली। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलूं तो 1 है, ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक मास बोलूं तो ये है 16, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है H2O है, तो मॉलिक्यूलर मास ये होता है कि उसके साथ कितने सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको मतलब कितने सारे जुड़े हुए। अब जैसे H कितना है 2, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, जिसका कितना है 16, तो ये हो गया आपका 18। तो ये आपका है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में ही डिफरेंस है कि एटॉमिक मास में जो फॉर्मूला है जो बताया मैंने वो आपको मतलब एक मेमोराइज के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास में सम ऑफ पूरा, जैसे अब H3PO4 की बात करें तो इसमें H भी है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो 1 × 3 प्लस फास्फोरस का 15 होता है मान लीजिए, तो ये 15, ऑक्सीजन का होता है 15 एटॉमिक नंबर होता है, फिर 4 है। मतलब इसके साथ जितने जुड़े हुए जो नंबर्स, जब उसको मास नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। जैसे सिंपल यहाँ H2O का एग्जांपल दिया, अगर सिर्फ मैं बोलता है एटॉमिक मास निकालो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालते, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालते, वो आपको पता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास में देखेंगे इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तो जितने होंगे उतने में उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बाद आपका एक और टॉपिक बचता है जो कि इंपॉर्टेंट है, आयंस हो गया। इसमें है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या है, समझना इजी है। जिस तरीके से 1 डजन में कितना होते हैं 12, मतलब अगर 1 दर्जन आप अगर लेते हो जनरली केले तो उसमें 12 पीसेस होते हैं, उसी तरीके से कोई भी मैटर्स का 1 अगर आप मोल बोलते हो तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होगा। और ये आपका जो है जिस तरह से नंबर्स है ना, उसी तरीके से जैसे 1 डजन में 12 है ना, उसी तरीके से किसी भी का 1 मोल में इतना नंबर्स, समझ रहे हैं। और इसको फिर आप चेंज कर सकते हैं, बस इतना दिमाग में आपको रखना है। इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो। और एवोगाड्रो को हम लोग A0 से करते हैं रिप्रेजेंट। और अगर आपको मोल कभी भी निकालना हो तो मोल का सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना है मोल लेट से कि H2O का है, ठीक है, H2O का आपको मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। बोला गया फाइंड द मोल ऑफ 18 ग्राम, ठीक है, ऑफ H2O, फाइंड द मोल ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2O, मतलब H2O का 18 ग्राम का मोल आपको निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास क्या है 18, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला बताया, H का एटॉमिक मास 1, लेकिन यहाँ 2 है तो क्या है 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, तो 16 + 2 क्या हो गया 18। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, तो 18/18 हो गया 1। तो इस तरीके से मोल आप निकाल सकते हैं। ये जनरली एक बेसिक टर्म्स है जहां से आपको आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बस ये जो आपका नंबर है, यही नंबर आप डिफरेंट चेंजेस होते जाएगा। चेंजेस कैसे होते जाएगा, जब अगर ग्राम में आप चेंज करें तो ग्राम में होता जाएगा, जिस यूनिट में भी आप करें उस यूनिट में हो जाएगा। बट आप इतना याद रखना है 1 मोल या 1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। आप मॉलिक्यूल्स में करें तो मॉलिक्यूल्स या नंबर्स में ऐसे करें तो नंबर्स, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे 1 डजन में 12 होता है तो इसमें मास का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि 12 अब आपने 12 पीसेस लिए, हो सकता है कोई केला छोटा हो बड़ा हो, वट मतलब डिफरेंस हो सकता है। बट 1 मोल में ये जो नंबर्स इसमें मास का डिफरेंस नहीं होगा, समझ रहे, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। ये आपका बेसिक। इसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट मैं बात करूं समझने की जो चीज है, तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो मैंने बताया वो याद होने चाहिए, तभी आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। जैसे गिवन मास पे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है आपको अब एकदम क्लियर है, पता है। मोल आपको तभी इजीली वो निकल जाएगा। आयंस आपको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है उसके लिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। इस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, जैसे मैंने बोला ना, क्रॉस उसका वैलेंसी उसके सामने लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उस समय मेटल पहले आएगा। और सबसे लास्ट में ये बात बोलूंगा कि आपको हमेशा जो बताया गया है इसमें अभी मैंने, उसमें मेटल या नॉन मेटल और इज मैटर एंड प्योर का वीडियो जरूर देखना है, ठीक है ना। आप इसमें से क्लियर तो मैंने लगभग सारी चीजें बता दी है, बट फिर भी उसमें भी वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है ऑलरेडी,
तो आप जरूर ये देखेंगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक आप इस सारा चीज जो मैंने लिखा था उसको लिख के रखिए और पूरा 1 to 20 तक रिवाइज कीजिए।